Hello class, welcome to lecture 4 of class 9 physics, chapter 9 forces and laws of motion. अब तक हम थ्योरी पार्ट इसका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वो होंगे F इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेकंड, मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थर्ड हम यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके लिए इक्वेशन मैंने लिखी है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो m1 v1 plus m2 v2 will be equal to m1 u1 plus m2 u2। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन 1, which would require a greater force, first accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसके लिए ज्यादा फोर्स लगने वाली है, एक 2 kg के मास को इतने एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए या फिर एक 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो दोनों के लिए फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और आसानी से पता चल जाएगा व्हिच वन इज ग्रेटर। तो फर्स्ट केस में मास m इक्वल्स 2 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं a1 और m1। सो फोर्स इन फर्स्ट केस में आ जाएगा 2 into 5, दैट विल बी 10 न्यूटन। सेकंड केस के लिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे 4 kg मास और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमारा m2, इसको नाम देंगे 4 kg और a2 दैट इज एक्सेलरेशन 2 मीटर per second square। So F2 will be 4 into 2, that is 8 Newton। So that means कि हमारा फर्स्ट केस में फोर्स हमें लगानी पड़ेगी 10 न्यूटन की, सेकंड केस में 8 न्यूटन की। तो which would require a greater force? तो फर्स्ट 2 kg mass will require more force। इसको नोट कीजिए, तब तक हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Question: a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square। क्वेश्चन है what acceleration would it give to both if they are tied। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसने कहा कि कोई एक फोर्स है 5 न्यूटन का, उसने एक m1 नाम के मास को एक्सेलरेशन दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेम कोई दूसरा m2 नाम का मास है, उसको एक्सेलरेशन कितनी दी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इट वुड गिव टू बोथ व्हेन दे आर टाइड, मतलब अगर दोनों को बांध दे तब उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो हमारा फोर्स ऑलरेडी गिवन है, फोर्स इज गिवन बाय मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस के लिए मैं लिख देता हूं कि 5, फोर्स मेरी 5 है, मास मेरा m1, एक्सेलरेशन इसने दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट केस के लिए। तो यहां मैं नोट करूंगा 10। तो मास m1 विल बी 5 upon 10। सिमिलरली सेकंड केस के लिए भी F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लगाएंगे। फोर्स यहां पे सेम है 5 न्यूटन और m2 हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन हमारी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह 20, तो मेरा सेकंड मास दैट इज m2 विल बी गिवन बाय 5 upon
20। तो अब अगर इन दोनों मासेस को मैं टाई कर दूं, टाई करने का मतलब इनका टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आ जाएगा 5/10 प्लस 5/20। इसको सम करेंगे 10 प्लस 5 15/20 kg। तो ये मेरा मास आ गया। अगर मैं दोनों को बांध दूं तो जब मास ये है, फोर्स ये है, तो एक्सेलरेशन दोनों की अगर साथ वाली निकालनी है तो फिर से यही फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन लगाएंगे। फोर्स हमारा 5 न्यूटन, मास हमारा 15/20, एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है दैट इज a। सो a विल बी इक्वल टू 20 into 5/15। So this will be equal to 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity (150 meter per second) from a pistol (2 kg. Question है what will be the recoil velocity of pistol? तो देखिए मास उसने दिया हमारा ग्राम में बुलेट का, तो पहले इस मास को कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.02 kg। इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 kg ये हमारा मास आ जाएगा। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि मेरा जो ये वाला मास है ये केजी में दिया है, तो सेम यूनिट बनाने के लिए हमने इसको यूज किया। सेकंड, अब हम लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए मैं बुलेट को मान रहा हूं m1 मास 1, और जो हमारी पिस्टल है उसको मान रहा हूं सेकंड मास दैट इज m2। तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, तो m1 into u1 प्लस m2 into u2, तो दोनों इनिशियली रेस्ट पे हैं, तो उसको कैलकुलेट यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 0। सो हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या है 0। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं m1 into v1 प्लस m2 into v2। अब देखिए हमने m1 माना था बुलेट को, तो 0.02 into वेलोसिटी उसकी 150 मीटर पर सेकेंड, 150 प्लस m2 सेकेंड मास हमारा 2 kg इनटू वेलोसिटी, ये हमें फाइंड करनी है। दिस वेलोसिटी जिसको हम नाम रख रहे हैं v, इसका नाम रखा v, ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। दैट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो इसको इक्वेट किसके करेंगे, इनिशियल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम था हमारा 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2v इक्वल्स 0। v will be equal to -1.5
मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन जो है वो सिर्फ ये डिनोट करता है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि बुलेट अगर उस डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी जो पिस्टल की होगी वो रिवर्स डायरेक्शन होगी। जो जर्क लगता है ना किसी भी टाइम फायर करते हुए किसी पिस्टल या राइफल से, सो दैट विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन उसी को दिखा रहा है। ये उसका मैग्नीट्यूड होगा 1.5 मीटर पर सेकंड। सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity ऑफ राइफल। तो देखिए क्वेश्चन ये भी पिछले वाले के जैसा ही है, पर यहाँ पे हमें एक चीज के साथ इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, दैट इज द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी। और इसने बोला है कि इट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना 35 मीटर पर सेकंड। अब इसने बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनिशियली ही चल रहा था। इनिशियल वेलोसिटी से फायर करने का मतलब है जिस मूवमेंट पे बुलेट राइफल को लीव किया है उस टाइम पे उसका वेलोसिटी इतना था, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी जिसके साथ बुलेट राइफल को लीव करेगा दैट विल बी 35 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा इनिशियली पहले तो बॉडी होगी दोनों रेस्ट पे, सो इसको कन्वर्ट करते हैं 50 ग्राम को केजी में। 50 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.05 केजी, ठीक है। और इनिशियली इस इनिशियल को उस इनिशियल के साथ कंपेयर करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे इनिशियल का मतलब है कि जब उसने लीव किया, और जिस इनिशियल की यहाँ हम बात करने वाले हैं इनिशियल मोमेंटम, दैट इज कि जब फायर नहीं किया, बिना फायर किए दोनों बुलेट भी और राइफल भी दोनों रेस्ट पे हैं, जब तक हमने फायर नहीं किया है तब की बात है। तो U1 विल बी 0, U2 विल बी 0, तो मास M1 M2 रखने के बाद ये टोटल कितना आ गया 0। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी 0, यानी कि ये M1 U1 प्लस M2 U2। अब बात करते हैं सेकंड फाइनल की। यहाँ पे इसने इनिशियल बोला जरूर है पर हमारे लिए ये फाइनल कंसीडर होगा क्योंकि हमने इनिशियल इसको माना है। इसके यहाँ पे इनिशियल कहने का ये मतलब है कि बुलेट एक बार को 35 मीटर पर सेकंड से निकली होगी पर उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और वो मतलब अगर हम हवा में ऊपर की तरफ फायर करें तो इनिशियल वेलोसिटी से निकलेगी वो और धीरे धीरे जाते जाते स्लो हो जाएगी। तो वो हमने मोशन तो पढ़ना नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो इस इनिशियल को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पे हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। M1 V1 मास 1 हमारा है 0.05 kg इनटू वेलोसिटी 35 प्लस M2 हमारा है 4 kg इनटू वेलोसिटी V मान लिया इसको, ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस विल बी कॉल्ड एज द इनिशियल रिकॉइल। तो इसको किसके बराबर इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल था, तो इनिशियल को फाइनल के बराबर रख देंगे तो ये हो जाएगा 0।
और यहाँ से निकालेंगे हम 4v विल बी इक्वल टू माइनस 0.05 इंटू 35, और यहाँ से 4 को हटा करके इसके डिवीजन में भेज दें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू द रिकॉइल वेलोसिटी। इसको कैलकुलेट हम आराम से कर सकते हैं। सो ये हमारा होगा इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नोट हो गया होगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। एक्सप्लेन व्हाई is it difficult for a fireman to hold a hose which ejects large amount of water at high velocity? तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो फायरमैन है, जो मतलब फायर ब्रिगेड के साथ जो इंसान आता है फायरमैन, वो जब वाटर इजेक्टिंग ट्यूब जो जिसको इसने होज बोला है उसको पकड़ने में उसको डिफिकल्टी क्यों होती है? व्हेन इट इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। एक्चुअली इसने आंसर इसमें छुपा ही दिया अपने आप कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी निकाल रहा है। मतलब कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जो मास और वेलोसिटी जिसके साथ वाटर आगे जा रहा है, सेम एक फोर्स वो पीछे की तरफ भी लगाएगा। जब वो होज को लीव करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वली वो पीछे भी लगाएगा। तो उसको उस फोर्स के अगेंस्ट पकड़ के रखना उस फायरमैन के लिए डिफिकल्ट है। सो इतना बेसिक आंसर इसका, बिकॉज from third law we know an equivalent opposite force is applied, तो ये इसका आंसर होगा। and since the water is ejected, the water ejects at high speed, it gives recoil force। तो जो होज है उसमें एक रिकॉइल फोर्स जनरेट होगा और हमें उसको पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो चुके हैं। इससे पहले हम सारा थ्योरी पार्ट को अच्छे से थोड़ी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे डाउट्स होंगे वो हम जूम ऐप के थ्रू या फिर गूगल क्लासरूम के थ्रू जैसे भी होगा वो आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।